वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब हमें किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, यानी कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इसमें क्या होता है, समान परिमाण यानी कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को इस प्रकार से ले लिया जाता है और ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए रहते हैं। ठीक है, यदि इसका सेंटर हम O मान ले, यदि इसका सेंटर पॉइंट O है तो L को हम दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। L यहाँ ले लिया, L यहाँ ले लिया। अब क्या करना है हमको, अब हमें किसी भी बिंदु पर निकालना है, यानी कि अच्छी और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर। तो ये यहाँ वाला नहीं लेंगे और यहाँ वाला नहीं लेंगे। अब कहाँ लेना है हमको लेना है ये यहाँ पे किसी एक बिंदु, मान लिया P है यहाँ पे, इस प्रकार से हमने ले लिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमको, ये जो अभी रेखा मिलाई है O से P जो रेखा है वो रेखा इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करना, हम पहले लॉजिक क्या लगाते थे, हम ये लगाते थे जो कोई भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता था तो उसके कारण जब हम निकालते थे तो हम पहले अलग अलग बिंदु आवेशों की वजह से यहाँ इस बिंदु पर निकाल लेते थे, अलग अलग आवेशों की वजह से। ठीक है, फिर बाद में उसका वेक्टोरियल सम कर देते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अब हम सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको पता है पहले से ही, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यदि उसको ही लेके सॉल्व कर देंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले की बातें को समझ लेते हैं, यदि आपने पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, तो यदि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से बना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे इसके अक्ष पर इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता था वो कितना आता था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर q। ये 2 है या 2p अपॉन r की पावर q दिखाई दे रहा है। अच्छा, यदि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ये था और इसकी यदि निरक्षीय स्थिति में निकालें, यदि यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में निकालते थे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आती थी वो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यू। ये अंतर होता था दोनों में। ठीक है, ये अच्छी वाली इससे दुगना रहता था। अब देखो यहाँ पे एक बात और यहाँ पे देख लेंगे जल्दी से, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। यदि यहाँ पे एक माइनस आवेश रखा हो, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश प्लस रखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऐसे रहती है E, और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा कहाँ होती है, यहाँ पे होती है माइनस से प्लस। अच्छा, यदि आपके पास यहाँ पे सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता हो, ऐसा ही ड्रा कर दिया जाए कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, इसको सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर दिया जाए, ये कुछ आवेश कुछ ना दिया गया हो, ये आवेश वगैरह कुछ ना दिया गया हो, सिर्फ ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दे दिया जाए। अब बताएं यहाँ पे माइनस आवेश कहाँ होगा, प्लस आवेश कहाँ होगा, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ रखा होगा और प्लस चार्ज यहाँ रखा होगा। क्यों, तभी तो ये डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस बन पाएगी। बात समझ में आ रही है, आपको सिर्फ डायरेक्शन ये डाइपोल को ही ड्रॉ करके दे दिया जाए तब की बात कर रहे हैं, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ रखा है, प्लस यहाँ रखा है, इसका मतलब है डाइपोल की डायरेक्शन तुम्हारी कहाँ है, यहाँ इस साइड है, लेफ्ट टू राइट। ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है भाई, ये डाइपोल मूवमेंट हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको दो भागों में, दो कंपोनेंट यानी कि घटक में वियोजित कर लेंगे। तो इसको जब वियोजित करेंगे तो जब थीटा एंगल में, यदि हमारे पास एक ऐसा है यहाँ से एंगल थीटा इसके बीच का, यदि ए है ये, तो ए को जब यहाँ थीटा में वियोजित करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए कॉस थीटा बन जाएगा, और इस वाली इसके लंबवत, इस वाली जो अक्ष के लंबवत क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा, ये बन जाता है, ये हमेशा बताते हैं। अब बस यहाँ पे यही करना है, जो P हमारा इस तरफ है, P यदि थीटा की तरफ जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा P cos थीटा, किसमें, P cos थीटा। अच्छा, अब ये इस तरफ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर दो,
ये यदि अब इसके 90 में यहाँ जाएगा तो 90 से यहाँ बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये कौन सा घटक बनेगा, ये बनेगा P साइन थीटा। ये क्या बनेगा, P साइन थीटा। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस P वाले को दो भागों में, इसके दो घटक में विभाजित कर लिया है। जब हम इसको दो घटकों में विभाजित कर लेंगे तब हमें इसका कोई काम नहीं रहेगा, अच्छा एक बात ये बताओ, यदि हमने ये ड्रा कर दिया, ये कर दिया द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है, तो उसका मतलब क्या है, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, यानी कुछ ना कुछ द्विध्रुव यहाँ पे इस दिशा में है। यदि P की जगह cos थीटा हो, तो इसका मतलब ये है तब भी माइनस यहाँ होगा और प्लस यहाँ आवेश होगा, माइनस यहीं होगा प्लस इधर ही होगा। लेकिन अब क्या होगा, इनकी मान कुछ बदल जाएंगी क्योंकि P का मान में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही? यदि यहाँ पे हम P साइन थीटा ऐसा बोल दें और सी दिशा ऐसी बना दें, तो इसका मतलब ये है कि माइनस यहाँ होगा प्लस यहाँ होगा, बस इनके माइनस प्लस में और इसके माइनस प्लस के मानों में, यानी कि परिमाण में, मैग्नीट्यूड में अंतर होगा। बात समझ में आ रही? बस ठीक है, यदि आ गई तो। अच्छा यहाँ पे देखो, यदि नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो फिर से रिवर्स करो, फिर फॉरवर्ड करो, फिर देखो। अब देखो हम यहाँ पे P cos थीटा इधर है, ठीक है, ये P cos थीटा इधर है, तो P cos थीटा इधर इस दिशा में है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं और यहाँ पे नीचे हम एक नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं। बात समझ में आ रही? इसको हम क्या बोल दें, इसको हमने माइनस अकेला ही बोल दो, ठीक है, और ये हमारा प्लस हो गया। अच्छा अब देखो क्या करना है, अब एक P साइन थीटा कहाँ जा रहा है, हमारा नीचे जा रहा है। P साइन थीटा यदि हमारा नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस किससे निकलता है, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस आवेश है, यहाँ प्लस। तो अब समझो, बच्चे रट लेते हैं लेकिन इसको समझते नहीं है ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे 2 आवेश थे, अब एकदम से 6 आवेश कैसे आ गए। देखो क्या किया हमने, इन 2 आवेशों को इन घटकों में हमने वियोजित कर लिया। जब इन आवेशों को इन घटकों में हम वियोजित कर देंगे तो इन आवेशों का कोई काम नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये है हम इस आवेश को रफ भी कर सकते हैं, ये हमने रफ कर दिया, ठीक है, हमने ये रफ कर दिया, ठीक है। यहाँ देख लो, ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ये हमने अक्ष मान ली, ये अक्ष है, ठीक है, ये एक अक्ष है, ठीक है, ये एक अक्ष हो गई, यहाँ से एंगल थीटा है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास कितने बन गए डाइपोल, 2। कितने डाइपोल हैं, 2 हैं। एक ये है, इन 2 आवेशों की वजह से एक डाइपोल बना और एक डाइपोल इन आवेशों की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एक डाइपोल की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ निकाल लेंगे, फिर दूसरे डाइपोल की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ निकाल लेंगे, फिर उन दोनों का हम क्या कर देंगे, उन दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे। बस समझ में आ रही? अब बहुत ही छोटा सा काम बचा है, बस कॉन्सेप्ट यहीं पे लगना था, जितना लगना था लगा दिया, ठीक है। अब बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो पहले हमें एक का लेना है, तो इन दोनों में से, डाइपोल में से हम कोई पहले एक ले लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे एक अकेले ड्रा कर देते हैं, एक हमने लिया, माइनस आवेश ये है, एक ये प्लस है, एक ये प्लस है। अच्छा इसके वजह से यहाँ पे एक ये, यहाँ पे एक डाइपोल बन रहा है, इससे यहाँ पे एक ये डाइपोल बन रहा है। अच्छा इस बिंदु P पर बन रहा है, बिंदु P कहाँ, इधर है। तो हमने क्या किया, इस फिगर में से इस वाले को थोड़ा सा अलग कर लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये हम इस वाले डाइपोल की वजह से इस बिंदु पर निकाल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक बात देखो, जब हम डाइपोल लेते थे यानी कि द्विध्रुव लेते थे, तो द्विध्रुव की जब अक्ष पर, ये बिंदु P कहाँ है, इसकी अक्ष पर ही तो उपस्थित है। जब इसके अक्ष पे ही उपस्थित है तो यहाँ पे हम वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के लिए कितना आता है, अक्ष के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, अक्ष के लिए आती है ये वाली। किसके लिए, अक्ष के लिए। तो यहाँ पे हम बना लेंगे, इसको बना देते, लिख देते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर q। अच्छा जो दूरी लेते हैं यहाँ से वो स्मॉल r होती है, सेंटर से ही लेते हैं।
अच्छा, जब पहले वाले जो दो आवेश थे, पहले वाले दो आवेश थे और अब ये जो बन गए आवेश, इन सभी के कितने द्विध्रुव जितने भी बन रहे हैं सभी का सेंटर तो एक ही है, सभी का सेंटर एक है। तो P बिंदु की जो दूरी सेंटर से ही ली जाती है तो सभी के सेंटर एक है, तो सभी के लिए R का मान बराबर होगा। तो सभी के लिए R का मान बराबर है, इसलिए R से हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई R, यानी कि जब हमने वैद्युत द्विध्रुव यहाँ बनाया था, यहाँ इस बिंदु पर निकालना है, तो इस सेंटर से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, R हो गई है। बात समझ में आई। इसको हमने E1 ले लिया। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव यहाँ लेते हैं, ये दो आवेश, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, P होता है। लेकिन यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है, वो है P cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P cos थीटा, यानी cos थीटा साथ में लग जाएगा। ठीक है, यदि ये समझ में नहीं आया अब फिर से समझ लो। हमने ये वाला डाइपोल ले लिया, अब कौन सा डाइपोल बचा है, अब बचा है हमारा ये वाला डाइपोल। अब ये वाला डाइपोल बचा है तो हमने इसको फिर से बना लिया। ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ठीक है, ये हमने इसकी ये अक्ष है। अब हमारे ये जो बिंदु P है ये वाला लिया है, तो बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि ये इसकी निरक्ष पर स्थित है। बिंदु P कहाँ है, बिंदु P ये है, तो इसके ये निरक्ष पर स्थित है। द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो ये वाली नीचे वाली होती है। इसको हम लिख देंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। ठीक है, इसमें भी क्या है, सेंटर बराबर है सभी के, तो इसकी भी दूरी यहाँ से R है, तो मैं R से कोई छेड़खानी नहीं करना है। बात समझ में आ रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज, जब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव P होता था यहाँ पे, तब यहाँ पे फॉर्मूले में P आ जाता था। लेकिन यहाँ पे P की जगह क्या है, यहाँ पे P की जगह है हमारा P sin थीटा। क्या है, P sin थीटा है, तो P sin थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P sin थीटा। बात समझ में आई। अच्छा, अब बस सब काम खत्म, कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं बचा है, अब सीधे मैथमेटिक्स लगाओ यहाँ पे। अब देखो क्या है, हमने इन दोनों के लिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है, लेकिन हमें चाहिए इसके लिए थोड़ी ना थी, हमें चाहिए है जो आवेश यहाँ उपस्थित हैं, जो आवेश यहाँ उपस्थित है इसके लिए चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट यहाँ आएगा, इन दोनों की वजह से जो यहाँ रिजल्टेंट आएगा वो इसका मान हो जाएगा। कौन वाले, किस वाले का, इस नीचे वाले का। बात समझ में आ रही। यदि ये क्या है, ये है A, इसका नाम दे दिया B, और इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम है B1, इसका नाम है A2, इसका नाम है B2। बात समझ में आ रही। तो हमें AB की वजह से लिए चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, A1 B1 और A2 B2 वाले को रिजल्टेंट बना देंगे। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे दिशा को देखना जरूरी है। हमें किसको देखना, दिशा को देखना। किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो यहाँ पे अब समझो, जब हम अक्ष के लिए लेते हैं, अक्ष के लिए लेते हैं इस बिंदु पर, यहाँ जैसे हम कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, तो यहाँ पे बिंदु P लिया, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इसको ऐसे बना देते हैं, आपको इस तरीके से याद नहीं आ रहा होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा पीछे वाला लेक्चर देखना, उसमें देखना यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यदि यहाँ पे माइनस आवेश हो, यहाँ पे प्लस आवेश हो, तब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा आई थी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, वो इस दिशा में आई थी। यानी कि किसके तरफ, यदि ये अक्ष है तो इस माइनस वाले की तरफ आई थी। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब हमने ये आवेश लिए हैं, तो इस आवेश, ये डाइपोल है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, माइनस की तरफ, यानी कि इधर जाएगा। ये है हमारा E2। अच्छा, अब देखो E1 कहाँ होगा, E1 ये हमारा कौन सा है, माइनस, और ये है एक प्लस। अब इसकी यदि अक्ष पे निकालना हो, इसके ये अक्ष पे निकालना है, तो अक्ष के लिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसमें आता है वो प्लस से दूर ऐसे। बात समझ में आ रही, इस दिशा में आता है। अच्छा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कहाँ, इस प्लस से दूर ऐसे जाएगा, तो E की दिशा ये हो जाएगी, ये है E। अच्छा, अब देखो इन दोनों के बीच जो अभी हमने E1 और E2 की डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ किया है, इसकी दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, 90 होगा।
अच्छा 90 हो, लेकिन इन दोनों से जो परिणामी यहाँ किसी एंगल पे बनेगा ये परिणामी, ठीक है। ये हमें बस इसका मान चाहिए। इस जो वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आएगी उसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा यहाँ की ओर होगी, ठीक है। तो हमें अब E का मान पता करना है। तो E कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, यदि दो दिशाएं ऐसे हों तो वेक्टर वाले फॉर्मूले से इसको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस, यहाँ पे थीटा कितना है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो कॉस यहाँ थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म खत्म जब हो जाएगा तो बस क्या करना है, E1 की वैल्यू रखो, यहाँ पे E2 की वैल्यू रखो, तो इसका स्क्वायर करना है। इसका जब स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ रखोगे तो दोनों में 1/4πε0 और P RQ, इसमें भी P RQ है, तो यानी कि इतना जो है हमारी क्वांटिटी वो दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो उसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे, तो अंडर रूट से बाहर लेके जब लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1/4πε0 P/RQ, और अंदर बचेगा हमारा cos थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो अब E2 की वैल्यू रखो, यहाँ पे E2 की वैल्यू रखोगे, ये पूरा स्क्वायर बनेगा, ये कॉमन होके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे PRQ, यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा 4, तो ये से जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3। तो ये आपकी वैल्यू जो आ गई है, यही आपका AB डाइपोल के लिए, किस डाइपोल के लिए, AB डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस P बिंदु पर ये आ गई, ठीक है। अब हमारा काम बचा है, मान तो मैग्नीट्यूड मिल गया है, अब हमें इसकी डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर दें क्या। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख लो जल्दी से। अब हमें E की जो डायरेक्शन है वो कैसे बताएंगे, या तो वो हम E1 से बता सकते हैं कि E1 से कितना एंगल बन रहा है, या हम ये बता सकते हैं कि E2 से कितना एंगल बन रहा है। हमने मान लिया E1 से बताना हमें एंगल अल्फा बनेगा, कितना, E1 से हमें डायरेक्शन बताना है, यानी कि एंगल बताना है, डायरेक्शन सॉरी, एंगल बताना है कि कितना बनेगा। हम आप E2 से भी बता सकते हैं, ठीक है। हमें फॉर्मूला जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, tan अल्फा बराबर पता होता है, जिस अक्ष से कोण बताना हो, इस बात को, इस ट्रिक को हमेशा याद रखो कि हमें कोण बताना हो तो tan अल्फा बराबर, अल्फा कोण लिया तो tan अल्फा बराबर, अब जो लिखेंगे हम वो समझो, जिस अक्ष से बताना हो हमें उसको हम यहाँ पे बटे में लिख देते हैं, यानी कि E1, हमें किस अक्ष से बताना है, हमें E1 से बताना है, ठीक है एंगल, और ऊपर क्या आएगा E2 आएगा, तो E2 बटे E1 हो जाएगा। यदि आपको ये एंगल यदि E2 से बताना हो तो आप क्या कर देंगे, E1 बटे E2 कर देंगे। इतनी सी बात है, हमेशा याद रखना, कई बार इस फॉर्मूले का यूज होगा। अब बस क्या करना है, E2 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर E2 1/4πε0 RQ, 1/4πε0 RQ, और ये P, ये दोनों में जब दोनों बराबर हैं, दोनों में कॉमन है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, नीचे क्या बचेगा 2 cos थीटा। अच्छा अब देखो यहाँ पे E1 का 2 cos थीटा है तो वो नीचे आ गया, E1 नीचे था, तो इसको हम ऐसे अलग कर लें। यदि इसको अलग कर लोगे, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इस क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2। यदि आपको अल्फा बताना है, एंगल बताना है ना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा
टेन इस तरफ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स टेन थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये हमारा अल्फा आया, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन ई की होगी किससे, E1 से, कितना एंगल बनेगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये हमने आज जनरल पॉइंट यानी कि व्यापक बिंदु पर देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।